इस वक्त 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। 9:30 बजे तक अगर चांदनी चौक की बात की जाए तो 40% वोटिंग चांदनी चौक में रिकॉर्ड की गई 9:30 बजे तक, यानी पहले 90 मिनट में 4% वोटिंग हुई चांदनी चौक में। इसके अलावा सागरपुर वार्ड 188 पर वोटिंग परसेंटेज की बात करें 9:30 बजे तक तो वो 5% रही है। रोहिणी पोलिंग बूथ पर बात करें तो 5% वोटिंग रोहिणी पोलिंग बूथ 39 पर रिकॉर्ड की गई है। 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है, 5:30 बजे तक का वक्त है और करीब 1,40,00,000 वोटर हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। 1,349 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत जो है आज ईवीएम में लॉक हो जाएगी। जनता उन पर अपना फैसला सुना देगी और इन चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच काफी बार पलटवार हुआ। तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आदेश गुप्ता ने, दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी प्रवेश वर्मा की भी, डॉक्टर हर्षवर्धन की भी। अजय माकन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे थे। कांग्रेस के दिल्ली प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो आदेश गुप्ता की तस्वीरें हैं। वेस्ट पटेल नगर में उनके द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। वो क्या दावा कर रहे हैं, सुनिए। दिल्ली के अंदर हमने जो विकास की बात करी है और विकास किया है, दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को हमने सेवा के माध्यम से काम किया है और दिल्ली की जनता आज उन बातों को भी देख रही है कि कोरोना जैसे कठिन समय में भी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उनका हाथ पकड़ के थाम के रखा है। चाहे वैक्सीनेशन हो या फ्री राशन हो या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सेवा कार्य हो। इसके अलावा निगम के स्कूलों को बेहतर बनाना, निगम की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करनी और निगम की सफाई व्यवस्था में बहुत परिवर्तन लाना, आज दिल्ली के अंदर उस आधार पर हमारे साथ दिल्ली की जनता है। और साथ ही साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दिल्ली की जनता उस बात को भी देख रही कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने कोरोना में किराएदारों को किराया देने की बात कही थी, पूरा नहीं किया। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार ने राशन कार्ड नहीं बनाए, लोगों को पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन नहीं दी। तो नेता इस वक्त भी कैंपेन के मोड में है और इसीलिए आप देख रहे हैं हर रिएक्शन जो आ रहा है वो उसमें अपने विरोधी पर लगातार वार किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर जी न्यूज़ ने आपको दिखाई थी, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था और उनके द्वारा ये कहा गया, ऑफिशियली उन्हें अभी कुछ बताया नहीं गया है और इसीलिए वो ऑफिशियली कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका नाम हो सकता है किसी और पोलिंग बूथ में हो। अभी चेक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो मैंने अंदर पता किया, डिलीशन में भी नाम नहीं है और लिस्ट में भी नाम नहीं है। तो ऑफिसर है मेरे साथ, ये भी चेक कर रहे हैं, फिर बताते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है। क्या बात करेंगे? अभी मैं देखता हूँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। पहले मुझे ऑफिशियल कहा जाए कि हुआ क्या है, आखिर मेरा नाम क्यों नहीं है वोट में। तो अभी तक ना मुझे डिलीट के बारे में बताया गया, ना मेरा वोट अभी दिख रहा है लिस्ट में, लेकिन ये ऑफिशियली कुछ तो मुझे बताएंगे। अनिल जी, आपने लोकसभा के चुनाव में भी वोट डाला, विधानसभा के चुनाव में भी वोट डाला, लेकिन इस बार नगर निगम के चुनाव में जब आपके कंधों पर जिम्मेदारी तो आप ही का नाम गायब। नहीं, मैं अभी इसको गायब नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना आए, लेकिन मुझे अभी कहा गया कि नाम डिलीशन लिस्ट में नहीं है, जो मुझे दिखाया गया, लेकिन वोटर लिस्ट में भी नहीं शो हो रहा है। तो कहीं कहीं और किसी बूथ पे नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फाइनली मैं बोलता हूँ। लेकिन मैंने वोट डाला है और मैं एक जागरूक नागरिक भी हूँ, अपनी वोट का भी ध्यान रखता हूँ। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है, मैं भी वोट अपनी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी। और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा द्वारा बड़ा दावा किया गया है। वो कह रहे हैं एमसीडी में बीजेपी की जीत तय है और दिल्ली और गुजरात में दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी को शिकस्त झेलनी होगी। 7 तारीख को वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्रियाक्रम होगा और 8 दिसंबर को जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के भी नतीजे आने हैं, वो कह रहे हैं गुजरात में पिंडदान होगा आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती आई है कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी ही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है कि एमसीडी छोड़िए, हम तो गुजरात भी जीत रहे हैं।
हम तो गुजरात भी जीत रहे हैं, एमसीडी तो छोड़ दी। 7 तारीख को दिल्ली में उनका क्रियाक्रम होगा और 8 तारीख को गुजरात में उनका पिंडदान होगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है कि एमसीडी छोड़िए, हम तो गुजरात भी जीत रहे हैं। हम तो गुजरात भी जीत रहे हैं, एमसीडी तो छोड़ दी। 7 तारीख को दिल्ली में उनका क्रियाक्रम होगा और 8 तारीख को गुजरात में उनका पिंडदान होगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है कि एमसीडी छोड़िए, हम तो गुजरात भी जीत रहे हैं। हम तो गुजरात भी जीत रहे हैं, एमसीडी तो छोड़ दी। 7 तारीख को दिल्ली में उनका क्रियाक्रम होगा और 8 तारीख को गुजरात में उनका पिंडदान होगा। तो आप सुन रहे हैं कि बीजेपी लगातार जीत के बड़े दावे कर रही है। अभी आपने सुना कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि 7 तारीख को क्रियाकर्म होगा आम आदमी पार्टी का और गुजरात में 8 दिसंबर को पिंडदान हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। इसके अलावा प्रवेश वर्मा के दावे की भी बात करें तो उन्होंने कहा था कि 250 वार्ड में से 210 वार्ड जो है वो बीजेपी जीतने जा रही है। तस्वीरें और जानकारी हम अपने दर्शकों को लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। जल्दी से एक कॉमेंट यहाँ पर राज बिहारी जी मैं आपका लेना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से कपिल मिश्रा ने यह कहा कि 7 तारीख को क्रियाकर्म और 8 तारीख को गुजरात में पिंडदान। देखिए, गुजरात में तो बीजेपी को बढ़त मिलनी है, पिछली बार के मुकाबले जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा ही होगा। और दिल्ली में मेरा मानना है कि जो 2017 में बीजेपी जिस हालत में चुनाव जीती, क्योंकि 2017 में आज से ज़्यादा हालत ख़राब थी बीजेपी की, लगातार आरोप थे। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन उस समय भाजपा अध्यक्ष थे अमित शाह, तो उन्होंने जो जितने भी पार्षद थे बीजेपी के उन सबको टिकट ना दे के, उनके रिश्तेदारों को भी टिकट नहीं दी, तो 2/3 बहुमत से ज़्यादा जिताया। आज हम देखें तो बीजेपी की स्थिति पहले के मुकाबले बहुत अच्छी है। ये अलग बात है, मुद्दे चाहे जो भी हों, लेकिन केजरीवाल खुद कई मुद्दों पे घिरते नजर आ रहे हैं और उसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को होगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में मुद्दे बनाए गए, मुद्दे, और खास तौर पे अगर भ्रष्टाचार की बात करें, आम आदमी पार्टी तो अपने आप को सबसे ज़्यादा ईमानदार पार्टी मानती थी। उसके मंत्री जेल में हैं, उसके मंत्री जेल में रह के क्या मौज मस्ती कर रहे हैं वो भी जनता ने देखा। उसके पार्षद दंगों के आरोप में जेल में हैं, उसके पार्षद रिश्वत लेने के आरोप में जेल में हैं। तमाम उम्मीदवारों पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो तो पैसे देकर टिकट लाए हैं। तो ऐसे में जो ईमानदारी का जो लवादा ओढ़े हुए थी आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, वो सब जनता के सामने अब सामने आ गया, पूरा खुलासा हो गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मुखर रही, लेकिन इस बार बीजेपी को भी पलटवार करने का मौका मिला। सत्येंद्र जैन के जो वीडियो आए, प्रदीप कौशल जी जल्दी से एक कमेंट आपका। एक तरफ हम विकास, सड़क और बातें कर रहे हैं यहाँ पर कि अतिक्रमण पर एक्शन, पार्किंग की बात, मार्केट एसोसिएशंस के लिए एक्शन, जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनके लिए, जो सरकारी कर्मचारी मुझे कहना चाहिए, उनके लिए तमाम सहूलियतों की बात, और दूसरी तरफ भावनात्मक मुद्दों के माध्यम से जुड़ाव। मंत्रियों का उल्लेख हो रहा था, तो एक मंत्री अभी तक हमारी चर्चा में छूट गए, राजेंद्र पाल गौतम जी, तो जिन्होंने धर्मांतरण के कार्यक्रम में भाग ही नहीं लिया, बल्कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में बड़ी विवादास्पद टिप्पणियां की और उसके परिणाम स्वरूप उनको त्यागपत्र देना पड़ा और पार्टी को भी उनसे दूरी बनानी पड़ी। तो कुल मिलाकर के भावनात्मक जो विषय हैं, मुझे लगता है कि वो बाकी विषयों से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं और वो जो मुद्दे हैं, गली का मुद्दा, सफाई का मुद्दा, पार्क का मुद्दा, वो सब थोड़े से पीछे पड़ गए। हालांकि वोटर के ऊपर निर्भर करता है, किसी वोटर के लिए गंदगी जो है वो एक विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, पार्किंग की सुविधा महत्वपूर्ण है, प्राइमरी स्कूल महत्वपूर्ण है, लेकिन जो भावनात्मक मुद्दा है उससे वातावरण बनता है, उससे चुनाव उठता है, उससे एक जन भावना बनती है। उसी के कारण आप देखते हैं कि जिस समय वोटिंग होती है, परिणाम होता है, तो एक ट्रेंड दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर के उस प्रकार से भाजपा जो है वो अपना एक नैरेटिव बनाने में अधिक सफल हुई है और केजरीवाल जो है वो जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि वो कहीं ना कहीं अपने मंत्रियों को लेकर के जो उनके ऊपर आरोप लगे, उनको लेकर के कुछ बचाव की मुद्रा में है।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बचाव की मुद्रा में है। रोहित तपन भारती जी, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, कूड़े के कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं, जो सड़कें एमसीडी के पास आती हैं, पार्क, स्कूल, हेल्थ सर्विसेज, इसके अलावा जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उसमें भ्रष्टाचार की बाजी से लेकर इन पार्टियों द्वारा ये कहा गया कि उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और ऑनलाइन करेंगे हम उस सिस्टम को। और दूसरी तरफ ताहिर हुसैन का नाम, अभी जैसे राजेंद्र गौतम का जिक्र किया यहाँ पर प्रदीप कौशल जी ने, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए, उन सारी बातों को भी यहाँ पर उठाया गया। देखिए, मुद्दे तो बहुत थे अदिति जी। लोकल बॉडीज़ के जो काम है उससे रिलेटेड मुद्दे को उठाना चाहिए। अभी डिबेट जब चल रहा था तो मैं एमसीडी का जो बजट है 17,500 करोड़, उसको मैं डिवाइड कर रहा था 1 करोड़ 40 लाख की आबादी से, तो प्रति व्यक्ति 1250 रुपये निकल रहा है टैक्स कलेक्शन। हर व्यक्ति को एक साल में 1250 रुपया देने के बाद दिल्ली का क्या हाल होगा, दिल्ली में क्या काम हो सकता है, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। इस पर कोई बहस नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। हमने देखा कि भावनात्मक मुद्दों पर ज़्यादा लड़ाई हुई, उसी को डाइवर्ट किया गया। उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल घिरते हुए नजर आए और केजरीवाल को सफाई देने में परेशानी हुई। एक और मुद्दा है, अब ये इन्होंने बार बार कहा कि एमसीडी काम कैसे करेगी, हेल्थ का मामला हो या कूड़े हटाने का मामला हो, दिल्ली सरकार कहीं न कहीं पैसे को रोक देती है। पैसे दो के पास जा रही है, फेडरल गवर्नमेंट के पास जा रहा है जीएसटी का आधा पैसा दिल्ली सरकार के पास जा रहा है। एमसीडी के पास डायरेक्ट जाने का कोई साधन नहीं है। संविधान में व्यवस्था ही नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट एमसीडी को पैसा डाइवर्ट करे, थ्रू स्टेट गवर्नमेंट आएगा। स्टेट गवर्नमेंट यदि अड़ंगा लगाती है, यह बात भी लगता है कि बीजेपी वोटरों को बताने में कामयाब रही कि हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन ये अड़ंगा लग रहा है। कुछ हद तक, जैसे मैं डिबेट में शामिल था तो एक दर्शक का मेरे पास मैसेज आया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये नक्शा पास कराने में रिश्वतखोरी इतनी ज़्यादा है या इतना विलम्ब से नक्शा पास होता है कि आदमी की हिम्मत टूट जाती है। ये मुद्दा था, आम आदमी पार्टी चाहती तो इसको उठा सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाने में कामयाब नहीं रही। तो आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को उठाना चाहिए था, नहीं, अपनी गलतियों में कहीं ना कहीं वो उलझती हुई नज़र आ रही है। गुजरात के इलेक्शन में उनको एक लालच था कि पंजाब जीता तो हम गुजरात भी जीतेंगे, लेकिन गुजरात आसान नहीं है, गुजरात में भी बहुत टफ इलेक्शन है। वहाँ उनके पास जो पिछली बार 1% के आसपास जो वोट आया था, उसे 25-30% तक लाना बहुत मुश्किल काम है। सबसे बड़ा मुश्किल ये था कि कैंडिडेट का चयन कैसे किया जाए। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भी पार्षदों के चुनाव में कैंडिडेट के चयन में दिक्कत गई है, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। अभी आम आदमी पार्टी को अभी संगठन को मजबूत करना होगा, उसमें नेताओं की कुछ नेताओं को उभारना होगा, तब जाकर बीजेपी को चुनौती देने में कामयाब हो पाएंगे। तो बीजेपी को चुनौती देने में किस तरह के चैलेंजेस हैं, उन पर बात हम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन सत्येंद्र त्रिपाठी जी, यहाँ पर एक और बहुत अहम सवाल जो है जिसमें हमारे दर्शकों की दिलचस्पी होगी, एक तो गुजरात के जो 2 राउंड का इलेक्शन है, फर्स्ट फेज की पोलिंग हो चुकी है, सेकेंड राउंड की पोलिंग जो है वो कल होनी है, उसके बीच में एमसीडी का ये इलेक्शन है। हमने हाई डेसिबल नॉइज देखा इसमें, और बीजेपी ने जो तमाम केंद्रीय मंत्री थे उन्हें मैदान पर उतारा। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि उसमें यह कहा कि मेरे पास चेहरे नहीं है, इनके पास चेहरे, मैं तो अकेले ही लड़ रहा हूं। दूसरी तरफ जो एक अहम तथ्य है जिस पर दर्शकों का ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है कि 2015 में जब एक तरह से आंधी आई आम आदमी पार्टी की, बावजूद उसके 2017 में बीजेपी एमसीडी को रिटेन करने में कामयाब हो गई। जब एमसीडी इलेक्शंस की बात आती है तो ओपोनेंट्स के सामने बीजेपी के मुकाबले किस तरह की चुनौतियां आ जाती हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको कि अगर हम ये एमसीडी का इलेक्शन बहुत छोटा इलेक्शन होता है तो इसमें फेस वैल्यू भी बहुत होती है। अगर जो कोरोना का टाइम देखें तो जो बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी के जो पार्षद हैं वो सड़कों पे दिखाई दिए, लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए। जबकि आप अगर उस पुराने वीडियोस को निकालेंगे या देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के विधायक कहीं नहीं दिखाई दिए, खुद मुख्यमंत्री घर में बैठे रहे। तो लोग वो जो इतना कठिन समय आया था लोग भूलते नहीं हैं, लोगों की याद। और सबसे बड़ी बात मैं बात करूँ कि आम आदमी पार्टी जो आई थी सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी कि जी हम भ्रष्टाचार बंद करेंगे, हमें वीडियोस भेजिए, हम लोगों को जेल में पहुंचाएंगे। तो जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने वो जो हथियार उनको दिया गया था वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अभी आपने देखा होगा कि कितने सारे स्टिंग आए हैं जिसमें जो आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको पैसे दिए गए, टिकट लिया गया। जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही थी, आम आदमी के पार्टी के जो विधायक हैं उनसे एंटी करप्शन ब्रांच में पूछताछ हो रही थी।
तो इन्होंने जो शुरू में जो कूड़े का पहाड़ दिखाया था, तो भाजपा ने इनको भ्रष्टाचार का पहाड़ दिखा दिया कि भैया भ्रष्टाचार के पहाड़ पे आप खड़े हो केजरीवाल जी, तो आप क्या बात करोगे ईमानदारी की? एग्जैक्टली। और ये अपने आप में इस लिहाज से भी अहम था क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हमेशा भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी को भी, बीजेपी को भी भ्रष्टाचार के मामले पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कौन न करने की कोशिश की थी। और इस बार बीजेपी उस अटैक को ब्लंट करने में सत्येंद्र जैन के माध्यम से या मनीष सिसोदिया से जो इन्वेस्टिगेशंस हुए, शराब नीति को लेकर जो तमाम तरह के आरोप लगे, उस अटैक को कहीं ना कहीं ब्लंट करने में कामयाब हो गई। मेरे से योगी शुभांग हमारे साथ हैं। आप जरा तस्वीरें और साथ ही वोटर, यहां पर तो हमारे साथ जो खास मेहमान है वो अपने अंदाज में ये पूरा अपना विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन वोटर के लिहाज से कौन से मुद्दे हैं जो काफी अहम है? उसके लिए भावनात्मक मुद्दों की तरफ जुड़ाव ज्यादा है या उसे इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि सड़क की क्वालिटी इंप्रूव हो, पार्किंग की बेहतर सुविधा मिले, पार्क की फैसिलिटीज मिले, उसे बेहतर हवा चाहिए, बेहतर पानी चाहिए, या उसे भी भावनात्मक मुद्दों की तरफ झुकाव ज्यादा है उसका? ये देखिए रीति, इस वक्त पर वोटर हैं, आप वोट डालने जा रहे हैं, आपका नाम क्या है? अनीता शर्मा। क्या हो गया है, बट आई थिंक द गोइंग इज गोइंग टू बी गुड। सर, आपने भी बहुत रोड शो किए हैं, हमने देखा आप प्रचार में काफी शामिल रहे, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत बड़े बड़े क्लेम्स इस बात आम आदमी पार्टी करी है, लेकिन क्या उनको कहना चाहेंगे आप? नहीं, आम आदमी पार्टी को मैं क्या कहूंगा, अभी उन्होंने जो क्लेम्स करने थे कर दिए, बाकी दिल्ली की जनता जो है वो तय करेगी। आफ्टर ऑल आजकल के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, उसमें पीपल मेक ऑल काइंड्स ऑफ क्लेम्स, दे मेक क्लेम्स अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन और they try to take credit for work done by other people. So I think my only desire and hope is that people come out in large numbers to vote. Because urban बहुत बातें हैं सर, आप अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर हैं, क्या ये एजेंडा, क्या ये मैसेजिंग काम है? दिल्ली जो है सो किसे चाह रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रचार का समय खत्म हो गया है। ओके, हमने जो किया है और हमने जो कहा है दैट सब पब्लिक डोमेन में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले वो कालका जी में 3000 से अधिक जो फ्लैट्स हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उनको लाभार्थियों को दिया। बाकी हमने बताया कि बाकी हमारी सारी EWS कॉलोनीज तैयार थी, और हमारा आप जो मैनिफेस्टो उसको देख लीजिए, उसमें हमने प्रिसाइज नंबर्स दिए हैं कि कितने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जहां जुगी वहीं मकान, कितने हमने जो मिडिल क्लास है जिनको जो रहती हैं DDA और बाकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को, उसका हमने मास्टर प्लान में क्या FIR दिया है, तो सब इट्स ऑल इन द पब्लिक डोमेन। और फिर जो हमारे देहात में भाई लोग रहते हैं उनका लैंड पूलिंग में। सो आई थिंक कैंपेन इज ओवर। अभी जनता को जाके अपना मतदान देना है, और आपकी जो इंथुजियाज्म है उससे मेरे को लगता है कि नतीजे बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम 181 मिले थे बीजेपी को, लास्ट टाइम 180 के आसपास। देखिए आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ स्पेक्यूलेटिंग। ओके, कोई पोल्स जो हैं कल तो 5 बजे से एग्जिट पोल्स भी आ जाएंगे, अब वेट फॉर दोज। अभी मुझे सिर्फ बड़ी यही खुशी है कि पीपल आर गोइंग आउट एंड वोटिंग। आई वुड इंकरेज देम टू गो आउट इवन इन लार्जर नंबर्स। बाकी मुझे लगता है मौसम अच्छा होने वाला है। किस मुद्दे पर डालेंगे? आपने कई बार इस तरह मैं किस मुद्दे पे डालूंगा? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ यार। हमने अच्छा काम किया। अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैंपेन का वक्त ओवर हो चुका है। बीजेपी के लिए जो मुद्दे अहम है वो गिनवा चुकी है, और अब वोटर का काम है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, बड़ी संख्या में निकले और अपना फैसला सुनाए। मेरे सहयोगी शुभांग हमारे साथ है। शुभांग, वहां पर जो वोटर्स हैं उनकी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, और साथ ही कितना एंथुसियाज्म या एक्साइटमेंट जो है वो हमारे जो वोटर्स हैं उनमें है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ पर 2 वोटर्स मौजूद है। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। आपका नाम क्या है? चंद्रू। क्या मुद्दे थे आपके 5 साल में जो यहाँ पे कितना काम हुआ है, क्या लगता है आपको? ठीक है, बढ़िया। हाँ। आपका नाम? अमरनाथ। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पर काम हुआ है पिछले 5 साल में, कितना काम हुआ है? कुछ अधूरा रह गया, मतलब वो तसल्ली बात नहीं हुई। परेशानी क्या रही? परेशानी यही सड़कों, कूड़ा नालियाँ, ये मतलब, और ये टूटी फूटी एक बार कुछ बनती नहीं। हम यहाँ से 2006 से रह रहे हैं। और लगातार आप वोट डालते हैं? हाँ जी। तो
परेशानियां क्या देखने को मिल रही है इस बार 5 साल के बाद? ये 5 साल में वगैरह की लोगों से बात करी है, लगातार जानने की कोशिश करी है कि क्या समझ, फिर चाहे जो युवा इंग्लिश के चलते आपकी आवाज क्लियरली हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन सड़कों की बात अभी आपने सुना, वोटर वहां पर कर रहे थे कि सड़कों में सुधार की जरूरत है। हम आप तक जनता की बात लगातार पहुंचाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन और 1,40,00,000 से ज्यादा मतदाता जो एमसीडी इलेक्शंस में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही ये एमसीडी इलेक्शंस हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट, इनका असर काफी बड़े लेवल पर महसूस किया जाएगा। क्या असर इनका पड़ेगा और किस तरह की मैसेजिंग इन इलेक्शन से जाएगी, उसी का विश्लेषण करने के लिए कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं, किस तरह बड़े नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अपील ये की जा रही है वोटर से, बड़ी संख्या में वो निकले। 5:30 बजे तक वोटिंग का वक्त है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।